जय हिंद। मेरे कल वाले वीडियो में मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी के ऊपर जो जजमेंट दिया 16 मार्च को, उसके बारे में जो भूमिका थी उसको कल एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज मैं उस जजमेंट को का विश्लेषण ना करके मैंने ये सोचा कि मैं एरियर्स के बारे में, जो मिलने वाले एरियर्स हैं उसके बारे में जानकारी दूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट के ऊपर एरियर कैलकुलेशन दी जा रही हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है। तो इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि एक प्रोसेस क्या है, एरियर कैसे दिए जाएंगे, और मैं अपनी तरफ से कोई भी इस प्रकार का एरियर का टेबल या कैलकुलेशन नहीं देना चाहता। उसका कारण भी मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जो दूसरी चीज़ है कि जो पे कमीशन का जो अंतराल है वो 10 साल का है। जो 7th पे कमीशन लागू हुआ है वो 1 जनवरी 16 से, और ये इफेक्टिव रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक। जो 6th पे कमीशन था वो शुरू हुआ था 1 जनवरी 2006 से, और वो लागू रहा 31 दिसंबर 2015 तक। इस बीच में जो ओआरओपी लागू हुई उसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था 1 जुलाई 2014, यानी कि वो 6th पे कमीशन के पीरियड में हुआ। और उसके बाद जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तो जो उसका जो पे फैक्टर था, फिक्सेशन फैक्टर 2.57, वो सभी पेंशनर को दे दिया गया। तो जो अभी जो पे फिक्सेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो 5 साल के बाद किया है, जो कि लागू होगा 1 जुलाई 19 से। तो इस प्रकार जो पे कमीशन की जो पीरियडिसिटी है और ओआरओपी की जो पीरियडिसिटी है, दोनों में थोड़ा ओवरलैप है। तो इसके आधार पे जो पेंशनर्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में समझाने के लिए मैंने उनको बांटा है। पहला ग्रुप है, इसमें वो है वही सभी पेंशनर जो कि 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। तो ये ग्रुप में जो पूरे 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन के वो पेंशनर जो 1 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक रिटायर हुए, तो इन सबको जो 1 जुलाई 2014 को सरकार ने जो ओआरओपी दी थी और जिसका आधार था वर्ष 2013 की औसत पेंशन मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर, वो ऑलरेडी इनको मिल चुकी है। तो अब जो ओआरओपी दी जा रही है 1 जुलाई 19 से, उसका जो रेफरेंस ईयर है वो 2018 है। तो इस ग्रुप को 2018 की जो औसत पेंशन है उसके आधार पे दोबारा ओआरओपी मिलेगी। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो नया ओआरओपी का जो टेबल या लेटर आएगा वो उसमें 7th पे कमीशन के हिसाब से ही टेबल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 18 के जो पेंशनर हैं उनको 7th पे कमीशन की पेंशन मिल चुकी है। दूसरा ग्रुप है वो पेंशनर जो कि 1 जुलाई 2014 से लेकर 31/12/2015 तक रिटायर हुए हैं। ये जो समय अवधि या टाइम पीरियड है ये 6th पे कमीशन का पीरियड है, और ये वो ग्रुप है जिनको ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिला, क्योंकि पिछले वाली जो ओआरओपी थी 14 वाली वो केवल 30 जून 2014 तक के पेंशन के लागू थी। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप है 18 महीने की जो पीरियड है, इनको अभी जो फ्रेश ओआरओपी मिलनी है 2019 वाली, जो कि 1 जुलाई 19 से लागू होगी और जिसका आधार 2018 है, वो इनके लिए इनको कंसिडर किया जाएगा। ग्रुप है वो 7th पे कमीशन की जो
समय अवधि है या टाइम पीरियड, उसके अंदर आता है। वो पेंशनर जो कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 30 जून 2019 तक रिटायर हुए हैं, 3.5 साल का ये अरसा है। तो ये भी वो ग्रुप है जिनको ऑलरेडी जिनका जो पेंशन फिक्सेशन हुआ है वो 7th पे कमीशन की जो सैलरी न्यू स्ट्रक्चर में हुआ है, लेकिन इनको भी ये 1 जुलाई जो 19 से OROP जो लागू होनी है वो इसके लिए इनको कंसीडर किया जाएगा। तो मैं साथ में ये भी बता दूं कि क्योंकि जो इस ग्रुप के लिए जो डेटम या रेफरेंस ईयर है वो 2018 ही है, तो इस ग्रुप को ये कम से कम एरियर की आशा होनी चाहिए। और ऐड करना चाहूँगा कि जो 6th पे कमीशन से पहले बहुत सारे ऑफिसर जब लेफ्टिनेंट कर्नल बने AVSC कमेटी के आधार पर, तो उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स की पे फिक्सेशन में उस वक्त की जो एक एनॉमली चली आ रही है, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक के अफसरों की या तो 1 इंक्रीमेंट कम है अपने बैचमेट से या 2 इंक्रीमेंट कम है। तो ये जो त्रुटि है एनॉमली उन अफसर्स के केस में चलती रही और वो अभी जिनकी दूर नहीं हो वो 7th पे कमीशन में भी वो चल रही है। तो जो 16, 17 और 18 इन 3 सालों में जो ऑफिसर्स हैं जिनके 1 इंक्रीमेंट की या 2 इंक्रीमेंट की एनॉमली है, तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो OROP होगी 2018 की एवरेज, वो उनकी जो पेंशन है उससे वो ज़्यादा हो और उनको बेनिफिट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 5 साल का जो रिवीजन करने का पेंशन का 1 जुलाई 19 से, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो पिछली OROP दी गई थी 1 जुलाई 14 से, उसकी जो अनाउंसमेंट तो हुई थी 7 नवंबर 15 को, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन लेटर था वो इशू हुआ था 3 फरवरी 2016 को। तो ये जो लेटर है मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसके लेटर में जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस वेलफेयर है उन्होंने 101 पेंशन टेबल जारी किए थे। तो इसमें सभी प्रकार का पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, सर्विस पेंशन, स्पेशल पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी, वॉर इंजरी पेंशन और सभी प्रकार का जो पेंशन है ऑल रैंक्स के लिए, उसमें OROP बेनिफिट दिया गया था। तो ये भी कहा गया इसके अंदर कि ये जो सभी जो 1/7/2014 वाले पेंशन है उनकी सभी प्रकार की पेंशन को रिवाइज किया जाए। और जो TA है टेरिटोरियल आर्मी, उनके लिए भी इस पेंशन टेबल में OROP टेबल दिए गए थे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पेंशनर की खुद की जिम्मेदारी क्या है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो इसके OROP के जो कैलकुलेशंस दे रहे हैं जिनका कोई उनके पास सॉलिड आधार नहीं है। तो जिम्मेदारी जो है पेंशन को OROP को लागू करने की, वो भी इस फरवरी के जो 3 फरवरी 16 के लेटर में दिया गया था कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं उनका जिम्मेदारी है कि वो अपने आप ही सभी पेंशनर जो हैं उनकी वो पेंशन को खुद ही रिवाइज करेंगे और इसके लिए पेंशनर से कोई एप्लीकेशन या उसको देने का कोई आवश्यकता नहीं है। और पैरा 6 में दिया हुआ है कि यदि रिवाइज पेंशन OROP टेबल से जो ऑलरेडी पेंशन है जो ड्रॉ कर रहे हैं 1/7/2014 को, उससे कम आती है तो पेंशन को रिवाइज नहीं किया जाएगा, यानी कि पेंशन प्रोटेक्ट की जाएगी। और जो एरियर दिए जाएंगे वो लागू होंगे 1 जुलाई 2014 से। तो इस बार के जो एरियर लागू होंगे वो 1 जुलाई 2019 से लागू होंगे। तो नेक्स्ट चीज़ था कि जो पेमेंट जो PPO होता है या कॉरिजेंडम PPO, अभी 7th पे कमीशन में
सभी पुराने पेंशनर का फ्रेश या कॉरिजेंडम पीपीओ, जिसके अंदर जो ऑफिसर्स के केस में रैंक और कितना उन्होंने सर्विस किया, क्वालिफाइंग सर्विस, और जेसीओआर के केस में ग्रुप जिसके आधार पर X रुपये मिलती है या Y ग्रुप, वो भी इसके अंदर दिया रहता है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं, यदि उनको कोई डेटा किसी पेंशनर का नहीं है उनके पास, तो उनका जिम्मेदारी है कि वो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उनसे वो लेकर उसको पेंशन को रिवाइज करेंगे। तो अभी जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, तो वो दो प्रकार की हो गई। पहले जिन लोगों का पेंशन स्पर्श में आ गया है उनका तो सीडीए पेंशन है, डिसबर्सिंग और सैंक्शनिंग दोनों। और जो पुराने पेंशन हैं जिनका अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है और चल रहा है, तो उनके केस में जो बैंक्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो ओआरओपी टेबल के आधार पे पेंशन को रिवाइज करें। और कुछ और चीज़ें भी हैं कि जैसे जो एडिशनल पेंशन होती है, जो कि पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो उसको जब 80 साल के होते हैं, हर 5 साल बाद वो पेंशन एडिशनल पेंशन मिलती है, तो वो भी काम एडिशनल पेंशन को देना और रिवाइज करना एज पर डेट, एज पर एज, वो भी काम बैंक और स्पर्श के केस में अभी पीसीडीए पेंशन का है। कि जब तक कोई पेंशन टेबल 2018 वर्ष के आधार पर, जो कि 2018 के मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन, वो भी किसका मैक्सिमम मिनिमम, सेम रैंक और सेम क्वालिफाइंग सर्विस, उनका जो कैलकुलेशन के बाद उसका औसत निकाल के दिया जाएगा। तो इससे बड़ा क्लियर है कि जब तक सीडीए पेंशन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सल वेलफेयर जब तक ये इस प्रकार के पेंशन जो ओआरओपी टेबल हैं वो जारी नहीं करता, तो सब प्रकार का जो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और वेबसाइट या ब्लॉग्स के ऊपर, उसका कोई सॉलिड आधार नहीं है। के तौर पे मैं जो 2014 वाला टेबल नंबर 7 दिखा रहा हूँ, जो कि जेसीओ और अदर रैंक्स के कंप्लीट ग्रुप्स के लिए इसमें XY जिस डेट से लागू है, XY ग्रुप, और पूरे रैंक वाइज ये ओआरओपी टेबल दे रखा है। ये शुरू होता है आधे साल की सर्विस से। ये इसलिए दिया गया है कि इनवैलिड जो केसेस होते हैं जहाँ पे पेंशन लागू होती है, उनको पेंशन कम सर्विस में भी मिलती है, तो उसके लास्ट CAS हाफ ऑफ ईयर, मतलब 1, 1.5 साल, 2 साल, इस प्रकार 6 महीने के अंतराल के हिसाब से जो ओआरओपी लागू है वो इसमें दी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो दे रखी है नीचे नोट में, कि जिन जेसीओ और अदर रैंक्स को ACP और MACP जिनको मिला है, उनकी पेंशन जो है उन पे जो ACP और MACP जो रैंक है उसके आधार पर ही फिक्स होगी। जो डिसेबिलिटी पेंशन है या लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन है, वो भी इस नए जो ओआरओपी टेबल से जिनको बेनिफिट होगा, उनके केस में उनका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसके अनुसार वो रिवाइज होगा। जैसा सबको मालूम होना चाहिए कि जो 100% डिसेबिलिटी के लिए जो पेंशन है वो 30% अथराइज है लास्ट पे का, और उससे कम डिसेबिलिटी होने पर वो उसी अनुपात में कम हो जाता है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो कोविड काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021, जो इस पीरियड में जो DA और DR दोनों को सरकार ने फ्रीज कर दिया था, तो जो ही जिसको जो एरियर मिलेंगे वो इस पीरियड के जो एरियर हैं वो कुल होते हैं 11%। इससे पहले 17% था, इस 18 महीने में 11% एरियर, जो कि 1 जुलाई 2021 से फिर रिस्टोर किए गए। तो ये ध्यान रहे कि ये जो
11% के जो एरियर हैं इस पीरियड में कोविड के जो फ्रीजन पीरियड बोलते हैं डीए या डीआर का, वो इसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में ये फैसला किया गया कि जो लीव इनकैशमेंट है और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, जो पेंशनर इस पीरियड में 18 महीने के बीच में इस पीरियड में जो रिटायर हुए हैं, ये दो चीज़ों का बेनिफिट जो उस वक्त रिटायरमेंट डेट पर जो परसेंटेज था उसके आधार पे उनको दिया जाएगा। तो अंत में मैं ये सुझाव दूंगा कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सोरेंस वेलफेयर और पीसीडीए पेंशन जो नए जो ओआरओपी टेबल्स जब तक वो जारी नहीं करते, जो कि अंदेशा है कि तकरीबन 30 दिन से 45 दिन के समय में वो लेटर इशू कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 90 दिन के अंदर पूरा जो एरियर्स वो पेमेंट होना है। तब तक जो ब्लॉक्स के ऊपर अनऑथेंटिकेटेड जो कैलकुलेशनें दी जा रही हैं तो उसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि यदि ज़्यादा आपने आशा की उनके आधार पे तो उस तरह से फिर निराशा को हाथ लगने का भी चांस है। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे कोई संबंधित यदि प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।